नमस्कार, मैं भावना स्वामी, लेक्चरर राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, सम्राट जी का बाग, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र समसामयिक भारत एवं शिक्षा की इकाई 5 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इस टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता पूर्व काल की शैक्षिक नीतियों के बारे में अध्ययन किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको कि हम आरटीई के नाम से भी जानते हैं, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही जो शिक्षा है वो हमारे देश के संविधान निर्माताओं और आगे आने वाली सभी सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय था। शिक्षा संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का एक विषय है, जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर हम आरटीई के पूर्ववर्ती शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में बात करें तो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के गठन के साथ 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित बहुत से ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनके तहत शिक्षा के बारे में कई योजनाएं हमारे देश में बनाई और लागू की गई है। अगर शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य अधिनियम 2009 की बात की जाए तो ये अपने सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक कार्यक्रमों से भिन्न है, क्योंकि यह हमें शिक्षा एक सुविधा के रूप में न देकर एक संवैधानिक अधिकार के रूप में हमें शिक्षा प्रदान करता है। इसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। इसे संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 क के साथ 86वें संविधान संशोधन 2002 के साथ जोड़ा गया। आरटीई का यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया और साथ ही अभिभावकों का यह कर्तव्य भी सुनिश्चित किया गया कि वो अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें, जिसकी की विवेचना संविधान के भाग 4(1) में की गई है, जो कि हमारे कर्तव्यों से संबंधित है। इस अधिनियम के द्वारा न केवल विद्यालय में बच्चों के प्रवेश अपितु उनकी उपस्थिति, उनकी निरंतरता, क्रमोन्नति, उनकी शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता की व्यवस्था भी स्थानीय अधिकारी और संबंधित व्यक्तियों को सौंपी गई है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा लागू एक योजना है और राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो यह व्यवस्था मार्च 2011 से हमारे प्रदेश में लागू की गई। इसके साथ ही मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत विस्तृत अधिनियम है, जिसके 7 अध्याय हैं और इसमें बहुत सी धाराएं जोड़ी गई है और इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं जिनको संक्षिप्त रूप में हम आगे अध्ययन करेंगे। ये इसके प्रावधान भी हैं। तो चलिए, इसकी पहली विशेषता, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को अपने आवास अथवा घर के पास ही किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके तहत हम जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ भी 25% जो बच्चे हैं उनका स्थान आरक्षित पाते हैं। यह व्यवस्था भी संविधान के इसी अधिनियम के द्वारा, इसी आरटीई के अधिकार के द्वारा की गई है। इसके तहत जितने भी निजी विद्यालय हैं उनमें 25% बच्चों के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा, जो कि गरीब तबके के बच्चों के लिए होंगे। इसके अलावा सभी सरकारी विद्यालयों में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाएं सम्मिलित होंगे। इसके अलावा यहाँ पे अनिवार्य और निःशुल्क शब्द जोड़े गए हैं, जिनका तात्पर्य भी मैं आपके साथ स्पष्ट करना चाहती हूँ। इसके तहत अनिवार्य शब्द से तात्पर्य है कि विद्यालय में प्रवेश, बालक की उपस्थिति और उसकी प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की बाध्यता है। इसके अलावा यहाँ पे निःशुल्क शब्द से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और उसको पूरा करने के लिए
किसी भी प्रकार की फीस या अन्य व्यय देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषताओं में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। यदि कोई बच्चा किसी कारणवश अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाया है या उसने अपनी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार उसकी कक्षा में क्रमोन्नत करने की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अभिभावकों के कर्तव्य, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो कि अभिभावकों के कर्तव्यों के अंतर्गत लिखा भी गया है कि प्रत्येक संरक्षक अथवा अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करवाएं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारों, जितने भी अधिकारी हैं, उनके बीच वित्तीय और अन्य किसी भी प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित होगी, वो बांट दी गई है। इसके अलावा इसकी अन्य विशेषताओं में छात्र शिक्षक अनुपात, जिसके अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक होगी, वहाँ 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और यही व्यवस्था जो उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं, जिनमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं शामिल हैं, उनमें 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके अलावा यदि शैक्षिक घंटों की बात की जाए तो एक सप्ताह में शिक्षा के 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं एक सत्र की बात करूं तो एक संपूर्ण सत्र में कार्य दिवस 200 होंगे और इन 200 कार्य दिवसों में जो शैक्षिक घंटे होंगे वो होंगे 800। इसके अलावा इन सभी के अलावा जो भौतिक संरचना है, जो भौतिक सुविधाएं हैं, इसके बारे में भी इस अधिनियम में चर्चा की गई है, जिसके तहत विद्यालय का भवन, उसकी अवसंरचना, जिसके अंतर्गत कक्षा कक्ष, भौतिक सुविधाएं माफ कीजिएगा, बच्चों के लिए अच्छे क्लासरूम, रोशनी की पर्याप्त सुविधा और शौचालय की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त जो मिड डे मील की व्यवस्था भी हमारी सरकार के द्वारा लागू की गई है, उसकी उपलब्धता भी अनिवार्य होगी। इसके बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालयी अनुपात के संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। जहाँ कहीं विद्यालय नहीं हो और आवश्यकता है, वहाँ सरकार के द्वारा विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके पश्चात एसएमसी, जिसको कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से हम जानते हैं, जो कि विद्यालयी प्रबंधन समिति है, इसके गठन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिसके 1/3 सदस्य विद्यालय से होंगे। बाकी के सदस्य जो विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावकों से लिए जाएंगे। इस समिति में 15 सदस्यों में से कम 7 सदस्य महिलाएं होनी आवश्यक है और इस समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। और यह समिति बच्चों की शिक्षा और उनकी सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श करती है और इस समिति का गठन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें शिक्षकों को इसमें अनावश्यक शैक्षिक कार्य से मुक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत केवल 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव तथा आपदा राहत कार्यों को छोड़कर अन्य किसी भी शैक्षणिक कार्यों के लिए अध्यापकों की तैनाती निषेध है। यानी कि इन कार्यों को छोड़ के अन्य किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यों के लिए शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा इसमें उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जो कि कार्य हमारी आरपीएससी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सेवारत शिक्षक हैं, उनके लिए भी बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं और चलाए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी शैक्षणिक जो उनकी कौशल हैं उसमें सुधार कर सके और अपने शिक्षण का स्तर और उच्च उठा सकें। इसके अलावा इसमें व्यवस्था की जाती है कि किसी भी जो भी विद्यार्थी हैं, जो कक्षा के जो प्राथमिक विद्यालयों में जो बालक बालिकाएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, प्रति व्यक्ति निजी शुल्क और अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन तथा बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चलाना इस अधिनियम के तहत निषिद्ध होगा। इसके अलावा
अंत में मैं बात करूं तो हमारे संविधान के प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप ही इस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि इसके द्वारा बालकों के समग्र विकास, उनके ज्ञानार्जन, संभाव्यता, प्रतिभा निखारने तथा उनसे मित्रवत व्यवहार तथा छात्र केंद्रित प्रविधियों के माध्यम से बालक में डर, चोट एवं चिंता से मुक्त बनाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। मेरा ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, इसकी विवेचना हम यहीं तक करेंगे और इसके बाद हम आगे के क्लासेस में सर्व शिक्षा अभियान SSA के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।